Hi, I am Dr. Rajiv. Let's talk about something about amenorrhea, right? So, what is amenorrhea? Is the absence of mens. Okay. So ये definition है by 15 years का अगर मतलब इस female है so absence of mens with presence of secondary sexual characteristic अगर लेस देन या 13 ईयर है, बाई 13 ईयर्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि एब्सेंस ऑफ मेंस इन द एब्सेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो गया डेफिनेशन। एमन्यूरिया कैन बी टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पहले हम लोग प्राइमरी डिस्कस करेंगे, तो जिसको प्राइमरी ही सिर्फ जानना है वो बस स्टार्टिंग पार्ट को देख के छोड़ देंगे, राइट। नाउ प्राइमरी एमन्यूरिया जो है, ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं अल्ट्रासाउंड से। ओके, अल्ट्रासाउंड में हम लोग देखेंगे यूट्रस, अगर यूट्रस है या नहीं है। अगर मेंस हो रहा है, ठीक है, तो मेंस अगर नहीं हो रहा है, सॉरी, तो उसमें क्या देखेंगे सबसे पहले कि एमन्यूरिया यूट्रस है कि नहीं है। अगर यूट्रस ही नहीं है तो कैरियोटाइप चेक करेंगे, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम लोग AIS और मुलेरियन एजेनेसिस, ये दो चीज़ पे शक करेंगे, ठीक है ना, जिसमें ब्रेस्ट विल बी प्रेजेंट एंड इवन टाइनर स्टेज 2। ओके, तो अगर मान लीजिए अगर यूट्रस यहाँ एब्सेंट होगा, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूट्रस अगर प्रेजेंट है तो वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH को चेक किए, ठीक है, और मान लीजिए वो हाई आया, FSH ज़्यादा है, इसका मतलब कि गोनाडल डिसजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। और जब हम लोग गोनाडल डिसजेनेसिस देखे हैं तो अगर मान लीजिए वो उसका कैरियोटाइप हम लोग चेक करेंगे और 45 XO आया, ठीक है, तो वो टर्नर सिंड्रोम होगा और उसका स्टेचर क्या होगा, शॉर्ट। टर्नर सिंड्रोम अपने में ही एक टॉपिक है हम लोग डिस्कशन का, लेकिन हम लोग इसी को इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर FSH हाई आया, राइट, और 46 XY आपका क्रोमोसोम आया, जिसको हम लोग बोलेंगे स्वॉयर सिंड्रोम। स्वॉयर सिंड्रोम जिसका स्टेचर क्या होगा, नॉर्मल, ये फीमेल्स नॉर्मल दिखेगी। तो दिस बोथ आर फीमेल्स, मतलब फीमेली कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, राइट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मतलब ब्रेस्ट तो प्रेजेंट है, सॉरी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ब्रेस्ट इसमें नहीं होगा, राइट, बट दे आर फीमेल्स, राइट, और वह स्पार्स हेयर, बहुत स्पार्स हेयर रहती है, बट बचपन से ही वो ब्रॉट एंड बॉटअप क्या होता है, क्योंकि एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी उन लोग का थोड़ा सा मतलब मैच करता है। तो दीज आर टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, और स्वॉयर सिंड्रोम, जिसमें स्पार्स हेयर और ब्रेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। FSH इसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर FSH लो रहा या नॉर्मल रहा, ठीक है, इसमें और हम लोग देखेंगे कि ब्रेस्ट एक्चुअली डेवलपमेंट अच्छा है और टैनर स्टेज जो है वो 2 है या मोर देन 2 है, राइट। तो अगर मान लीजिए आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है तो हम लोग एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी के बारे में सस्पेक्ट करेंगे। तो इनपरफोरेट हाइमन, हाइमन रप्चर नहीं हुआ है, परफोरेशन नहीं हुआ है उसमें, राइट, सॉरी, नॉट हाइमन रप्चर, हाइमन परफोरेशन नहीं हुआ है, इनपरफोरेट हाइमन, इसीलिए ब्लीडिंग, ब्लड बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉर्मल है तो हम लोग प्रोलैक्टिन और TSH दोनों चेक करेंगे, कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए ब्रेस्ट डेवलपमेंट एब्सेंट है, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एब्सेंट है, तो रिपीट कराएंगे हम लोग LH और FSH को, जो देखा जाएगा कि बहुत लो है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक कैलमैन सिंड्रोम आता है, क्या आता है, कैलमैन सिंड्रोम या कंजेनाइटल GnRH डेफिशिएंसी, ठीक है। इससे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिले पता करेंगे, जो MRI ब्रेन करके कंफर्म करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अल्ट्रासाउंड अगर एब्सेंट है, अल्ट्रासाउंड में दिखा रहा है कि आपका यूट्रस एब्सेंट है, उससे क्या होगा कि कैरियोटाइप हम लोग चेक करेंगे, ठीक। कैरियोटाइप चेक करके, जो हम लोग इसको डिस्कस कर ही चुके थे, तो उसमें दो चीज़ हो सकता है, मुलेरियन एजेनेसिस और AIS, ठीक है ना, मुलेरियन एजेनेसिस और AIS, ठीक है। अब मुलेरियन एजेनेसिस में क्या होगा, ओवरी नॉर्मल आएगा, वेजाइना एब्सेंट होगा एंड नॉर्मल प्यूबिक एक्सिलरी हेयर इट विल बी प्रेजेंट, ये मुलेरियन एजेनेसिस का हुआ। और एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम या फिर टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में क्या होगा, एब्सेंट और स्पार्स प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर, ब्लाइंड एंडिंग वेजाइना, इंग्वाइनल हर्निया एंड हाइपोप्लास्टिक क्लाइटोरिस, ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये है आपका दोनों, राइट, ये अगर यूट्रस एब्सेंट होगा तो ये है आपका फिगर, ओके। और अगर यूट्रस प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे यहाँ से लेके देखो यहाँ तक, ये हो गया प्राइमरी एमन्यूरिया, ठीक है, 5 मिनट में ख़त्म।
ठीक है। अब सेकेंडरी एमेनोरिया, जस्ट वेट, हैव पेशेंस, थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया क्या है, उसको देखने से पहले क्या होता है, रूल आउट द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को करने के लिए हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसमें और क्या देख सकते हैं कि FSH बहुत कम आएगा, 1 to 3 इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वही FSH, SH और प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करेंगे, PRL है ना, प्रोलैक्टिन चेक करते हैं। अगर मान लीजिए वो हाई आया तो, या फिर लो आया, राइट, तो हाई आएगा मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर होगा। डायग्नोसिस करने के लिए मोर देन 40 हम लोग चेक करेंगे। ठीक है ना, आयु किसका है, FSH का है। ठीक है ना, लो सीरम E2, ठीक है ना, बोले थे ना एस्ट्राडायोल लेवल को चेक करते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट PCT, प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज जो होता है वो नेगेटिव आएगा, इसके बारे में बाद में पढ़ लीजिएगा आप। नाउ अदर साइन एंड सिम्टम्स तो हॉट फ्लैशेस आएंगे, हेडेक होगा, वजाइनल ड्राइनेस भी होगा। ठीक है, एक इनफर्टिलिटी के लिए, फॉर इनफर्टिलिटी डोनर ओवम और IVF दोनों का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी ये अपना एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है, इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है एक छोटे से पीरियड में, सो विल डिस्कस इट लेटर, राइट। नाउ जनरल मैनेजमेंट में हम लोग HRT करवा देते हैं। ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी टिल द नॉर्मल मेनोपॉज होता है, तब तक हम लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ सेकेंडरी एमेनोरिया का बेसिक। ठीक है, जब आपका FSH हाई रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए FSH लो आया, FSH लो आया, ठीक है, या नॉर्मल आया। ठीक है, तो FSH लो या नॉर्मल आएगा तो हम सीरम E2 और प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट इस पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए नॉर्मल अगर आता है, क्या सीरम E2 अगर नॉर्मल आता है, ठीक है, तो हम प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट करेंगे। और मान लीजिए वो पॉजिटिव आ जाता है, तो इट लुक फॉर हाइपर एंड्रोजेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका PCOS डायग्नोसिस हो सकता है, LH जिसमें बढ़ावा आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोला था थोड़ा सा इसको सुन लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट ये सब भी PCOS जब पढ़िएगा तो ये पढ़े, और PCOS मैंने एक अलग लेक्चर में कवर कर लिया है। ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी नेगेटिव आएगा, राइट। तो यहाँ पे एक डायग्नोसिस होती है एसरमैन सिंड्रोम। एसरमैन सिंड्रोम जो होता है उसमें नॉर्मल FSH होता है, ठीक है, और मल्टीपल स्मॉल इरेगुलर फीलिंग डिफेक्ट्स दिखता है इस तरह से अल्ट्रासाउंड में, ऐसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एसरमैन सिंड्रोम में, देयर विल बी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जिसमें खासकर एमेन्यूरिया देखा जाता है, बट कहीं कहीं पे हाइपरन्यूरिया भी देखने को मिलता है। ओके, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है हिस्ट्रोस्कोपी। ठीक है, हिस्ट्रो मीन्स यूट्रस, राइट, बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, HSG। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, नॉट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज हिस्ट्रोस्कोपी। ठीक है, SIS क्या होता है, ये नया टर्म है आपके लिए, दिस इज द सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। तो ये जो है ये आपने पढ़ा क्या कि हम सीरम E2 करेंगे, और सीरम E2 कब करेंगे, जब हमारा FSH का लेवल लो या नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो अगर सीरम E2 करेंगे और उसका लेवल नॉर्मल आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एसरमैन सिंड्रोम डायग्नोसिस कर सकते हैं, या फिर इवन PCOS डायग्नोसिस कर सकते हैं, राइट ना। अगर मान लीजिए सीरम E2 लेवल अगर लो आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे ये है हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, ये सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको, राइट। तो कहाँ पे पढ़िएगा, इवन पीडियाट्रिक्स में भी आप पढ़िएगा, पीडियाट्रिक्स में भी इसके बारे में पढ़िएगा, राइट। सो यू नो लाइक यू शुड ऑलवेज कनेक्ट योर सब्जेक्ट्स, एक सिंगल मत पढ़ना, ये चैप्टर में नहीं आ रहा, वो चैप्टर में नहीं आ रहा, वो चैप्टर में नहीं आ रहा। सी दीज आर ऑल डॉट्स, राइट, दीज आर ऑल डॉट्स एंड वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, और डॉट्स को कनेक्ट करके क्या करना है, उसको ऐसा इंटीग्रेट करना है कि हमारा सब कवर हो जाए, राइट। एंड अल्टीमेटली जब पेशेंट आपके पास आता है, चाहे वो कोई भी कंप्लेन लेके आएगा, अल्टीमेटली वहाँ पे आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ेगा, और जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करोगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कभी भी पूरा नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट सर्कल हो जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, राइट, स्टीव जॉब्स बोले थे ना, ठीक है ना, ये सब जान के रखना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, राइट, एक केस के साथ, राइट। आपके पास एक 45 ईयर फीमेल आती है विथ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। सर आपने एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एक अलग वीडियो में पढ़ाया, वेरी गुड। मैं क्या बोल रहा हूँ
कि देखो यहाँ पे सब कुछ हम मिला देंगे, सब एक जगह कर देंगे। क्या हुआ कि 45 ईयर ऑफ फीमेल विथ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग आ गया, मेनोपॉजल फीमेल हो गई, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करिए आप, ठीक है। लेकिन ये अच्छा, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग जो होती है वो ओपीडी या ऑफिस प्रोसीजर होता है, सीधा ओपीडी में ही हम लोग एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करेंगे। मैंने बहुत बार किया है, ठीक है, मैंने सीखा इस चीज़ को, राइट। मैं कोलकाता में एनआरएस का स्टूडेंट हूँ और वहाँ पे सिखाया भी गया था, राइट। नाउ 40 ईयर ओल्ड फीमेल जो है, हाई रिस्क पेशेंट अगर फीमेल है जिसको पीसीओएस विद प्रोलॉन्ग्ड एमेन्यूरिया होता है, उसको भी हम लोग एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करवाते हैं, ठीक है। इवन जो HNPCC या ग्रैनुलोसेल ट्यूमर जिसका होगा उनमें भी सेम प्रोसीजर। अब देखिए, आप बोलिएगा सर आप एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में बताएं, वेरी गुड, ये तो समझ में आता है। आप PCOS के बारे में बताएं, समझ में आता है। आप एमेन्यूरिया भी पढ़ा रहे हैं, समझ में आता है। अब ये समझ में आ रहा है कि ये 3 डॉट्स कैसे कनेक्टेड हो रहा है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक डिटेल में इसको नहीं बता सकता। डिटेल में आपको एक गायनिक की डॉक्टर ही बता पाएगी इसको, जो डिटेल में इसको रिसर्च कर चुकी है, पढ़ चुकी है, राइट। बट मेरा काम क्या है, आपको ये बताना कि डरना नहीं है, ठीक है ना, ईजी है, आसान है, राइट। तो यू हैव टू जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। आपको जब पेशेंट आएगा तो पेशेंट को ओवरऑल देखना है, एक सिंगल बीमारी के तौर पे नहीं डायग्नोसिस करना है, हमेशा डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिमाग में होना चाहिए, तभी आप सही ट्रीटमेंट कर पाइएगा। नहीं तो पेशेंट को एक ही बीमारी के लिए करिएगा तो वो आपको फिर बाद में तंग करेगा, या पेशेंट आपके पास से चला जाएगा, या पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, राइट। नाउ इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे गायनी में हमेशा ना कन्फ्यूजन क्या होता है, 2 क्लासिफिकेशंस चलते हैं, एक फीगो क्लासिफिकेशन, एक ACOG क्राइटेरिया, है ना, फीगो क्राइटेरिया और ACOG क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपको क्या जानना है कि ट्रांस वेजाइनल स्कैन में, ट्रांस वेजाइनल स्कैन और एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन, ये 2 होता है, दोनों के वैल्यूज़ याद रखने होते हैं। तो हम ट्रांस वेजाइनल स्कैन को बोलते हैं क्योंकि वजाइना के अंदर में डाल के हम लोग वो चेक करते हैं, स्कैन करते हैं। तो ट्रांस वेजाइनल स्कैन में एंडोमेट्रियल थिकनेस जो होता है, अगर मोर देन 5 हुआ या फिर मोर देन ACOG क्राइटेरिया में मोर देन 4 हुआ, तो इसको हम लोग मतलब ये चीज़ को आपको जानना होता है, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जानिए आप, ठीक है। ये क्या चीज़ है इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। मैं सिर्फ आपको अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाह रहा था, ठीक है। सॉरी फॉर द ये, मैं सिर्फ आपको फीगो और ACOG के बारे में बताना चाह रहा था। देयर आर 2 थिंग्स, समथिंग कॉल्ड फीगो एंड समथिंग कॉल्ड ACOG इन गायनी डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें आपको इसको डिटेल में पढ़ना, इन दोनों। शॉर्ट में मैं इनफर्टिलिटी तो नहीं बता पाऊँगा पूरा, लेकिन सीमेन एनालिसिस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान को, एक लड़के को, ऑब्वियसली यहाँ पे मेल आ जाता है। अब बोलोगे सर फीमेल गायनी डिपार्टमेंट में मेल का क्या काम, भाई बहुत काम है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक जो डिपार्टमेंट है ना, तो वो पूरा का पूरा ये मेल लोग के कारण नहीं चल रहा है, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट समझ के रखो, भावनाओं को समझो, राइट। तो सीमेन एनालिसिस जो होता है वो किसका होता है, मेल का होता है, राइट। ऑब्वियसली बिकॉज आफ्टर 2 days ऑफ एब्स्टिनेंस उसको हम लोग किसी भी तरह का मैस्टरबेशन या कोई भी प्रैक्टिस हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करने मना करेंगे। एंड देन क्या होता है, आफ्टर 2 days ऑफ एब्स्टिनेंस क्या होता है, अगर एबनॉर्मल सीमेन काउंट अगर हम लोग देख रहे हैं तो 1 वीक के बाद हम लोग फिर से जांच करते हैं। ये तो देखो भैया, मुझे तो रटना है, ये MTR मतलब होता है मुझे तो रटना है, कोटा में मैंने सीखा ये टर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है भाई, आपको तो रटना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि आपको अगर नॉर्मल वैल्यू से देख के मिलाओगे ना तब तक टाइम पार हो जाएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है भैया ये पूरा, ये एग्ज़ाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल काउंट जो होता है ये क्या है, मोर देन 39 मिलियन पर इजैकुलेशन। एक इजैकुलेशन में इतने सारे हमारे स्पर्म्स निकलते हैं, क्या आप बात करते हैं सर? हाँ, और उसमें से एक जाता है, एक, एंड यू आर वन ऑफ दिस 39 मिलियन स्पर्म्स, ओके। चलो, यू कैन बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। नाउ स्पर्म काउंट जो होता है, ठीक है, इट विल बी मोर देन 15 मिलियन पर ml, 1 ml में, ठीक है, मोर देन 15 मिलियन होता है, ठीक है। मोटिलिटी कितना होता है, मोर देन 40% होता है, मतलब जितना निकला उसमें से 40% है, और मोर देन 40% में सोचो आप एक हो। ना प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितना होता है, मोर देन 32%। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मोर देन 4% का सही रहता है। वॉल्यूम कितना होता है एक इजैकुलेशन में, मोर देन 1.5 ml, ठीक है। और ये पर ml का मैंने बताया था, राइट ना। pH क्या होता है, 7.2, ओके। यू डोंट हैव टू टेस्ट इट, ये ऑलरेडी टेस्टेड है,
राइट। नाउ एजूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। क्या होता है भैया, स्पर्म जो है, ठीक है, उसका मोटिलिटी जो है वो ख़त्म, स्पर्म नहीं मूव कर रहा है, ठीक है ना। एजूस्पर्मिया, नाम तोड़ो, एजूस्पर्मिया, तोड़ ही नहीं पा रहा है वो, चल ही नहीं पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन। अरे प्रोजेस्टेरोन नहीं ना करते हैं, फीमेल का थोड़ी देख रहे हैं, मेल का देख रहे हैं भाई। और मेल में भी ये LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं, राइट। अब देखिए ईस्ट्रोजन भी नहीं होता है बट उसको हम लोग जांच नहीं करते हैं। मेल में ज़्यादा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये देखिए मोस्ट कॉमन एब्नॉर्मलिटी क्या होता है, वो होता है इवन क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो सकता है। यहाँ पे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजूस्पर्मिया होता है जिसमें प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म हम लोग बोलते हैं। FSH ज़्यादा रहेगा, LH ज़्यादा रहेगा और टेस्टोस्टेरोन क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर FSH का लेवल जो है वो आपका नॉर्मल आता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव ऊजोस्पर्मिया हो सकता है, एजूस्पर्मिया, ठीक है, जो मोटिलिटी प्रॉब्लम के कारण हो रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ठीक है ना, जिसमें वास्ट डिफरेंस नॉन पैल्पेबल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। नाउ इसका pH भी लो होता है और वॉल्यूम भी लो होता है, ठीक है ना। देयर विल बी इजैकुलेशन डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स में मोटिलिटी नहीं है, वो एक जगह जाके जमा हो जा रहा है, ठीक है ना, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। जब आगे नहीं आ पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो पीछे जाएगा, ठीक है ना। आप सर्जरी में इस टर्म के बारे में डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। कुछ टर्म्स में जो बोलना चाह रहा हूँ यार, गर्ल्स लव चॉकलेट, ओके, इतना ज़्यादा उन लोग को ऑब्सेशन हो गया है कि एंड्रोमेट्रियोमा एक वहाँ पे प्रॉब्लम थी, राइट, गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसका नाम ही रख दिया चॉकलेट सिस्ट, इतना। अब ये मत बोलना कि सर ये क्या बात बोल रहा है, ये चॉकलेट जैसा दिखता है वो, ठीक है ना। सिस्ट विथ होमोजीनस इंटरनल इकोस, उसके साथ हमारा इनफर्टिलिटी आता है, इनफर्टिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में एडनेक्सल मास, एक एडनेक्सा में मास भी मिलता है, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, काट के निकाल दो, सिस्ट है, सिस्ट को, चॉकलेट सिस्ट है तो सिस्ट को काट के निकाल दो, एक्टोमी, ठीक है ना, सिस्ट एक्टोमी, ठीक है ना। लेकिन ये तभी करेंगे जब मोर देन 5 सेंटीमीटर, सर डेटा इंपॉर्टेंट है, मोर देन 5 सेंटीमीटर होगा तभी निकालेंगे, अगर छोटा रहेगा तो हम छोड़ेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, वो अपने आप डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसी तरह की इंपॉर्टेंट टॉपिक है डर्मोइड। डर्मोइड क्या है भाई, दीज आर ब्रेड एंड बटर फॉर गायनेकोलॉजिस्ट, राइट। तो रोकिटेंस की प्रोट्यूबरेंस एंड टिप ऑफ आइसबर्ग साइंस, ये क्वेश्चन के रूप में आता है, ये आपको जानने हैं, ठीक है। जर्म सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी होता है ये डर्मोइड, ये आपको जानना है, मैंने बताया अभी। मोस्ट कॉमन मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है MCQs में भी कि मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन रिप्रोडक्टिव एज या प्रेगनेंसी अंडर विच अंडरगो टॉर्सन, ये टॉर्सन टर्म आएगा तो आंसर हो जाएगा डर्मोइड, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सिस्टेक्टोमी, क्या करेंगे, सिस्टेक्टोमी। सर ये क्या बना दिए, ये अभी तक तो आपने ये बनाया था, ठीक है, ये क्या बना दिए यार, ये मैंने स्माइल नहीं बनाया, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये अपार्ट फ्रॉम गायनी ऐसे ही मैं बना रहा था तो मैंने देखा कि यार ये तो अनइक्वल हो गया, तो अनइक्वल पीपल को क्या बोलते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर दिस इज़ नॉट गायनी, दिस इज़ वी आर फ्रॉम गायनी टू वी आर गोइंग टू मेडिसिन, राइट। ऐसे ही जस्ट ऐसे ही मतलब मूड फ्रेश करने के लिए, ठीक है। लगातार गायनी पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे, तो इट्स समथिंग लाइक लेट्स स्टडी अबाउट समथिंग अबाउट मेडिसिन, आई लव मेडिसिन, लेट्स सी। अनइक्वल पीपल, अनइक्वल पीपल क्या होगा, तो यू नो लाइक यू सी, एक छोटा एक बड़ा, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोकोरिया, ठीक है ना। तो वो किसी किसी का नॉर्मल भी होता है, कोई कोई आदमी एक आँख मारते रहता है, राइट, छोटा रहता है, एक आँख कम, यार आँख नहीं मारता, वो टोसिस होता है, वो अलग चीज़ होता है, आँख को एक झुक जाना है ना, वो थर्ड नर्व पैल्सी होता है, वो सब पढ़े होगे तुम लोग फर्स्ट ईयर में। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा था, किसी किसी का प्यूपिल जो होता है, प्यूपिल जो आपका ये रहता है वो छोटा बड़ा होता है, जो हम लोग बनाते हैं ये सब स्माइली ये सब, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनाइसोकोरिया आपको एडिटोनिक प्यूपिल में दिखेगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको हॉर्नर सिंड्रोम में भी दिखेगा, ठीक है। ये सब न्यूरो का चीज़ है ना, आई लव न्यूरो, सो अब कभी मैं न्यूरो सब जब पढ़ाना शुरू करूँगा तो लाइक उसमें देख सकते हैं आप लोग, उसमें बहुत सारे वीडियोस में बनाने वाला हूँ, ठीक है। और हॉर्नर सिंड्रोम जो है ओक्यूलो सिंपैथेटिक पैरासिस भी इसका टर्म है, इसको हम याद किए थे पैमेला एडनसन के नाम पे, ठीक है, पैमेला, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, खोज लो, राइट। पैमेला क्या है, दिस इज टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड,
anhidriosis, loss of sweating, meiosis, constricted pupil, enophthalmos, sinking of the eyeball, and loss of ciliospinal reflex. लास्ट में आता है एनाइसोकोरिया. तो राजीव, आई एम साइनिंग ऑफ. 20 minutes are over. Okay, tata, bye.